नमस्कार। स्वस्थ राष्ट्र की कल्पना पर आधारित कार्यक्रम स्वस्थ किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। कहते हैं कि एक स्वस्थ मनुष्य से ही स्वस्थ परिवार का निर्माण हो सकता है, फिर बात चाहे गर्भावस्था के दौरान मां के पोषण की हो या बच्चों के पोषण की। आज भी मां और शिशु के स्वास्थ्य के बीच कई चुनौतियां देखी जा रही हैं, और चुनौतियां इसलिए हैं कि हर मां की इच्छा रहती है कि गर्भ अवस्था के दौरान और साथ ही साथ प्रसव के समय उसे परेशानियों का सामना ना करना पड़े और वे एक स्वस्थ शिशु को जन्म दे। लेकिन आज जब पूरी दुनिया कोविड-19 से जूझ रही है, लड़ रही है, तो ऐसे में ये भी सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है कि गर्भवती महिला और नवजात शिशु को कोरोना वायरस से बचाने की पहल हो। हालांकि दुनिया भर के वैज्ञानिक इससे जुड़े कुछ सवालों और साथ ही उनके जवाबों को ढूंढने में जुटे हुए हैं। कुछ मामलों में गर्भवती मां को कोविड-19 होने के बावजूद उनका जो बच्चा है वो पूरी तरह से स्वस्थ पैदा हुआ है, तो कुछ मामलों में ऐसा भी हुआ है कि मां के स्वस्थ होने के बावजूद बच्चे में इन्फेक्शन पाया गया है, और कुछ मामलों में ऐसा भी देखने को मिला है कि जिसमें बच्चा पैदा होने के कुछ घंटों के अंदर ही वायरस से संक्रमित पाया गया है। बहरहाल आज के इस अंक में हम अपने एक्सपर्ट से समझने की कोशिश करेंगे कि प्रसव के साथ ही किस तरह की समस्याएं आती हैं, किस तरह की परेशानियां आती हैं और किस तरह से उनका निजात हम पा सकते हैं, और साथ ही साथ कौन कौन सी समस्याएं हैं जो अजन्मे बच्चे पर भी असर कर सकती हैं। क्या कोरोना का असर अजन्मे बच्चे पर भी हो सकता है, और साथ ही हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस दौरान मां और शिशु के इम्यून सिस्टम को ठीक किस प्रकार रखा जाए, और साथ ही साथ पोषण और टीकाकरण जैसी जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर भी आज हम चर्चा करेंगे। यदि आप मां बनने की तैयारियां कर रही हैं या फिर आप इस समय गर्भावस्था में हैं, तो सुरक्षित प्रसव और स्वस्थ पोषण आपकी स्वास्थ्य में किस तरह से आपको मदद कर सकता है, इन तमाम बातों पर आपको जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। इसके संबंध में कोई सवाल आप पूछना चाहती हैं तो आप हमें कॉल कर सकती हैं हमारे टोल फ्री नंबर पर। आपको बता दें हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-11-3060, 1800-11-3061। ये हमारे टोल फ्री नंबर है, निःशुल्क नंबर है, जिस पर आप कॉल करेंगे तो कोई पैसा नहीं लगेगा। अगले 1 घंटे के दौरान आप अपने सवाल पूछ सकते हैं नंबर्स पर कॉल करके। विषय है हमारा कोरोना वायरस में प्रेगनेंसी, बचाव और जागरूकता। जी हां, आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। आपकी जितनी भी समस्याएं हैं उनके समाधान आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में 2 बड़ी स्त्री रोग विशेषज्ञ मौजूद हैं, जो पूरे 1 घंटे तक हमारे साथ हैं, जो आपके सवालों के जवाब आप तक पहुंचाएंगी। तो फिर आइए आपसे उनका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर सुमन लाल। आप एम्स दिल्ली में, बता दें आपको, वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ रह चुकी हैं, और आज हम इनसे खासतौर पर समझेंगे कि गर्भवती महिलाओं और नवजातों को कोरोना का संक्रमण ना हो, इसके लिए किस तरह की सावधानियां या फिर कहें कि एहतियात बरतने की जरूरत है। साथ ही साथ हमारे साथ दूसरे विशेषज्ञ मौजूद हैं, डॉक्टर पिकी सक्सेना। आप लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग में प्रोफेसर हैं, और आज हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि गर्भावस्था के दौरान होने वाली समस्याएं क्या क्या हैं, और मां के स्वास्थ्य पर भी आज हम प्रकाश डालेंगे। और यहां आपको बता दें कि आप दोनों ही बांझपन और IVF की भी विशेषज्ञ हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी मैं हमारे कार्यक्रम स्वस्थ के साथ में। तो बिल्कुल दोस्तों, आज के हमारे इस कार्यक्रम की हम चर्चा की शुरुआत करें इससे पहले हम आपको दिखा देते हैं कि एक खास रिपोर्ट पर हम नजर डाल लेते हैं, और किस तरह से संक्रमण से बचाव के लिए पहल की जा सकती है, इसी पर आधारित एक रिपोर्ट हम देख लेते हैं।
जारी की। जी हाँ, एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी जो बताती है कि कोविड काल में गर्भवती महिलाओं को रहना होगा जागरूक और सुरक्षित। जी हाँ, बिल्कुल, ये बहुत ही ज़रूरी बातें हैं जिनको ध्यान में रखना है और इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो फिर आइए आज की हमारे कार्यक्रम की चर्चा की हम शुरुआत कर लेते हैं। डॉक्टर सुमन, आपका रुख करना चाहूँगी। इस समय हम पूरे विश्व की ही बात कर ले तो कोरोना सबसे बड़ी चुनौती इस समय बना हुआ है। WHO के अनुसार हम बात करें गर्भवती महिलाओं की तो उनके लिए भी ज़्यादा सावधान रहने की बात कही गई है। साथ ही जो हमारे नवजात शिशु हैं उनके लिए भी सावधानियां बरतने की बात कही गई है। तो इस समय किस तरह के कदम उठाने चाहिए, इस पर क्या कहेंगे आप? अदिति, ऐसा है कि कोरोना वायरस एक नया वायरस है और हम लोगों के लिए परिस्थिति भी नहीं है। जितने भी रिसर्च हुए हैं उसमें देखा गया है कि गर्भवती महिला से बच्चे को कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा नहीं होता है, मगर कुछ ऐसे रिसर्च भी सामने आए हैं जिसमें महिला के प्रसव जल्दी शुरू हो जाते हैं और महिला से बच्चा होने के बाद कुछ देर बाद भी इन्फेक्ट हो सकता है। तो ये पता नहीं है कि बच्चा पेट में इन्फेक्ट हुआ या प्रसव के दौरान वो बच्चा इन्फेक्ट हो गया। इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम अपनी गर्भवती महिलाओं को कोरोना वायरस से बचाव करें। अब ये बचाव कैसे करना चाहिए? जी, बचाव के तरीके वही हैं, मास्क लगा के कहीं भी जाएं और हाथ को बार बार धोएं या फिर सैनिटाइज़र यूज़ करें और कहीं भी बाहर जाएं तो 2 मीटर की दूरी को बनाए रखें। सबसे इम्पॉर्टेंट जो गर्भवती महिला है उनके लिए पोषण इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कहते हैं इम्यूनिटी, कोई भी वायरल इन्फेक्शन लगता है, अगर इम्यूनिटी में कमी होती है तो रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। उसके लिए अच्छा पोषण बहुत ज़रूरी है और रोज़ दिन में अगर घर से वो बाहर नहीं भी निकल रही हैं तो छत पे टहलते रहें, अपने आप को एक्टिव रहें और सकारात्मक सोच रखें। पॉजिटिव थिंकिंग से बच्चे में अच्छा इफ़ेक्ट पड़ेगा। और साथ साथ अगर किसी जगह जा रही हैं जहाँ पे मास्क नहीं है उनके पास, तो वो अपने दुपट्टे का, अपने साड़ी के कोने का या फिर रुमाल का यूज़ भी कर सकती हैं अपने नाक और मुंह दोनों को ढकने जी। में। तो ये तमाम सावधानियां हैं जो हमारी जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें बरतने की जरूरत है। जैसे अभी आपने कहा कि सकारात्मक सोच रखें, लेकिन जैसे हमने रिपोर्ट में भी देखा और अक्सर महिलाओं को ये भी डर लगा रहता है कि कहीं उनके बच्चे पर इसका असर ना पड़ जाए। तो डॉक्टर पिकी, ऐसे में आपकी क्या राय रहेगी कि अजन्मे बच्चे पर इसका असर हो सकता है? एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी कि हमारे गांव में देखा गया है कि गोद भराई की सेरेमनी होती है और जब बच्चा पैदा होता है तो छठ की सेरेमनी होती है। तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि हम घर के बाहर के ज़्यादा लोगों को घर पे ना बुलाएं। और वैसे भी गर्भवती महिला घर पे, जैसे डॉक्टर सुमन ने बताया, थोड़ी देर के लिए वॉक करना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल ये लोग बिल्कुल बाहर नहीं निकल पाती हैं। और दूसरी चीज़, न्यूट्रिशन के साथ साथ अपना खाना पीना अच्छा रखने के अलावा आयरन और कैल्शियम की गोली नियमित रूप से लेती रहें। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और न्यूज़ पे, अखबारों में बहुत सारी खराब न्यूज़ ना देख के अपना मन बच्चे के लिए और अपने स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा उस पर कॉन्सेंट्रेट करें, वो उनके लिए अच्छा होगा। और दूसरी चीज़, अगर वो जाके पहले जैसे हम जब कोरोना नहीं था
तो महिलाएं जाके हर 2 महीने में जाके डॉक्टर को दिखाती थी। लेकिन अगर अब वो बाहर जाएंगी तो उन्हें हमेशा मास्क पहनना है और अपनी ANC विजिट्स जो कि वो हॉस्पिटल में लेती हैं उन्हें कम से कम करना है। इसके साथ ही सरकार ने और हमारे अस्पतालों में टेलीमेडिसिन की एक सुविधा शुरू की है, जिसमें 3 महीने पे आप डॉक्टर के पास जाके अपने को दिखा लें। उसके बाद कोई भी परेशानी हो तो फोन पे उनसे परामर्श किया जा सकता है। अपना अल्ट्रासाउंड भी करा के और खून की जांचें करा के फोन पे आप परामर्श कर सकती हैं और उनसे अपनी कोई भी छोटी मोटी तकलीफों का समाधान। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप अपना ध्यान रखें और सकारात्मक सोच के साथ ही आप आगे बढ़ती जाएं और मानसिक अपने जो स्तर है उस पर इसको हावी ना होने दें। इस पर किस तरह के कदम उठाने चाहिए इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज के हमारे कार्यक्रम के पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल हम यहाँ पर शामिल कर लेते हैं। इस वक्त महाराष्ट्र से एक कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर है। हेलो, नमस्कार मैडम। नमस्कार किशन जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैडम मेरा यही सवाल है, मेरी बीबी अभी गर्भावस्था में है अभी जी। तो इसको शाम होते ही मैडम उसको कुछ दिखाई नहीं देता। शाम होते ही दिखना बंद हो जाता है? दिखना बंद होता है, रोशनी में दिखता है, बाहर निकल तो कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसकी उम्र क्या है इनकी? इसकी उम्र अभी 24 साल है मैडम। जी 24 साल है। आप क्या कहेंगे, कुछ आप सवाल पूछना चाहें डॉक्टर सुमन इनसे? मुझे लगता है हो सकता है उनको विटामिन ए की कमी होगी, जिसमें कि जैसे ही रोशनी कम होती है लोगों को दिखना बंद हो जाता है। तो उनको एक बार डॉक्टर से सलाह जरूर करना चाहिए और अगर विटामिन ए की कमी है तो वो तरीके से देने चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में विटामिन ए ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही दवाएं शुरू करनी चाहिए। जी, तो ऐसे में इनके लिए ज़रूरी है कि पहले एक बार डॉक्टर को दिखा लें, जांच के पश्चात ही यहाँ पर जो उपचार है वो बताया जा सकेगा। तो बिल्कुल जैसे किशन जी के सवाल का जवाब हमने उन तक पहुँचाया है, आपके सवालों के जवाब भी पहुँचाएंगे, लेकिन एक ही गुजारिश है हमारे सभी दर्शकों से, सभी कॉलर से, कि जब भी आप हमें कॉल करें तो अपने टीवी की आवाज़ कम कर दें, क्योंकि जब आपके टीवी की आवाज़ तेज़ होती है, ज़ोर से होती है, उसके चलते हम यहाँ पर आपका सवाल साफ तौर पर नहीं सुन पाते हैं। यही गुजारिश है, बस जब भी कॉल करें आप अपनी टीवी की वॉल्यूम कम जरूर करते। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर सुमन, हम अभी बातचीत कर रहे थे कि हमारी जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, सकारात्मक रहना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में किस तरह से वो अपने आप को मजबूत बना सकती हैं मानसिक तौर पर, क्योंकि कोविड के चलते काफ़ी वो प्रभावित हो रही हैं इससे। सबसे बड़ी बात है कि लोग कोविड के विषय में बहुत कुछ सुनते हैं और बहुत कुछ बोलते हैं, इसलिए एक नकारात्मक सोच लोगों के मन में घर कर गई है। मगर अगर हम देखते हैं, एक महिला अगर कोविड पॉजिटिव होती है उसको जो रिस्क है बच्चे में या उस महिला को, वो उतना ही है जितना एक जनरल आदमी को रिस्क है। अगर महिला में डायबिटीज़ है, महिला में अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, तभी उसका रिस्क ज़्यादा होता है। तो इसलिए ये नहीं सोचना है कि अगर प्रेग्नेंट वुमेन को कोविड हो गया तो इसकी जान को बहुत ज़्यादा खतरा है और होने वाले बच्चे को भी बहुत खतरा है। मोस्टली बच्चा एक नॉर्मल होता है, वो एक नॉर्मल डिलीवरी भी कर सकती हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ऑपरेशन से ही बच्चा होगा, एक नॉर्मल डिलीवरी से भी बच्चा हो सकता है। 14 दिन तक उनको चाहिए कि वो अपने आप को अलग रखें घर से, और 14 दिन में अगर किसी तरह के सांस लेने में दिक्कत है, बुखार है, सर्दी खांसी है, तो डॉक्टर से संपर्क करें। आसपास के सेंटर में सब जगह डॉक्टर हैं और सुविधाएं सरकार की तरफ से भी बहुत ज़्यादा है, जिसमें दवाएं भी फ्री वितरण की जाती हैं, तो वो ले लें। 14 दिन के बाद वायरस ख़त्म हो जाता है बॉडी से और वो बच्चे के साथ आराम से नॉर्मल डिलीवरी के लिए जा सकते हैं। जी, तो कोविड अगर हो भी गया है तो अजन्मे बच्चे पर इसका कुछ दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है? बहुत अभी के जो रिपोर्ट है उसके अनुसार बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। इसलिए अननेसेसरी सोच के कि मेरे बच्चे को क्या होगा, घबराना बिल्कुल नहीं है। जी बिल्कुल घबराना नहीं है, सकारात्मक सोच यहाँ पर रखनी है। बिल्कुल आप भी स्वस्थ रहेंगी, आपका होने वाला बच्चा भी यहाँ पर जरूर स्वस्थ ही होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं बेगूसराय से, आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो जी मैडम, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? जी मैडम, मेरा जो है ना 2 महीना का बेटा है, तो सर्दी जुकाम बराबर मतलब होते रहता है, तो फिर क्या करना चाहिए?
होता है। जी, 2 महीने का बेटा है इनका, समय समय पर सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसे में क्या सलाह देंगी डॉक्टर पिकी? ऐसा है, जब बच्चा छोटा होता है तो उसको जल्दी जल्दी इन्फेक्शन लगने के चांसेस होते हैं। तो एक तो ध्यान रखिए बहुत ज़्यादा ठंडा गर्म ना हो। आजकल बाहर की हवा भी थोड़ी प्रदूषित हो रही है, तो बच्चे को बाहर ना लेके जाएं। घर में ज़्यादा लोगों को ना घुसने दें, क्योंकि किसी से भी इनको कोरोना या और भी दूसरे वायरल इन्फेक्शंस हो सकते हैं। और बहुत देखा गया है कि बाहर से जो भी लोग आते हैं, छोटे छोटे बच्चे प्यारे लगते हैं, उन्हें गोदी में लेते हैं, उनको पास में पकड़ते हैं। ये सब चीज़ें आप ना करें। बच्चे के खान पान का मतलब उसको अच्छे से माँ का दूध दें, जिससे इम्यूनिटी बच्चे की बढ़ती है, और उसका टीकाकरण सही समय पे कराएं। अगर आप बच्चे को सुरक्षित रखेंगे, घर में रखेंगे, बाहर की जगहों पे नहीं ले जाएंगे, क्योंकि छोटा बच्चा मास्क तो नहीं पहन सकता, तो अच्छा रहेगा कि इनको किसी पब्लिक प्लेसेस में ना लेके जाएं। इसको घर में ही रखें, माँ का दूध पिलाएं और धूप में थोड़ी देर रखें। बाहर की हवा देख के अगर आपके घर के पास थोड़ा अच्छा है, या छत पे ले जाके थोड़ी देर उन्हें घुमाएं, और टीकाकरण समय पे कराएं, तो बच्चा ठीक रहेगा। जी बिल्कुल, तो ये आप तमाम कदम हैं उठा सकते हैं, इन बातों को ध्यान में ज़रूर आपको रखना है। इसके साथ बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर पिकी, आपसे जानना चाहूँगी कि जब भी कोई महिला गर्भ धारण करती है तो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जब हम बात करते हैं तो उसमें थोड़ी बहुत तो कमी ज़रूर आती है। तो ऐसे में जब कोरोना का संकट चल रहा है तो उसमें तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, तो किस तरह से वो इस ओर ध्यान दे सकती हैं महिलाएँ? एक तो जैसे आपने पहले बताया, हमें पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, सबसे बड़ी चीज़ ये है। और दूसरा, अपना खान पान का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। जैसे कि नॉर्मल प्रेगनेंसी में होता है, उन्हें दूध ज़्यादा लेना है, दही, पनीर, फल ज़्यादा लेने हैं, सोया वाली सब्ज़ी, अगर मांसाहारी तो अंडा, फिश लेनी है। रोज 1 या 2 मौसमी फल लें। वो हरी सब्जियां आजकल अच्छी आ रही हैं, तो पालक, साग, जो भी चीज़ खाते हैं वो अच्छे से खाएं। अगर डायबिटीज़ नहीं है, गुड़ चना अच्छे से लें। तो अगर वो अपने खान पान का ध्यान रखेंगी, खूब पानी पिएंगी, अपना हाइड्रेशन अच्छा रखेंगी, और आयरन, कैल्शियम ज़रूर लेती रहें। दूसरी चीज़, जैसे हमने पहले भी बताया कि अगर किसी महिला को सांस की बीमारी है, COPD है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, या उनकी उम्र ज़्यादा है, या किडनी की बीमारी है, या उनको नया नया बुखार हुआ है, खांसी हो रही है, सांस लेने में दिक्कत है, शरीर में टूटापन, बदन में दर्द और कमज़ोरी लग रही है, सर दर्द हो रहा है, कभी कभी नाक से स्मेल का वो चला जाता है, या टेस्ट का वो चला जाता है, तो इन सभी लक्षणों के होने में फ़ौरन अस्पताल में दिखाएं और अपनी जांच कराएं। जैसा कि डॉक्टर सुमन ने बताया कि बच्चे के अंदर अगर माँ गर्भवती भी है और कोरोना हो जाता है, तो ज़्यादातर रिसर्च जो दुनिया भर में की जा रही है उसमें मोस्टली महिलाएं ठीक रहती हैं। उनको बस आसपास के लोगों को नहीं इन्फेक्ट करना है और अपना न्यूट्रिशन पे, खान पान पे ध्यान रखना है, तो वो सही हो जाएंगे। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखने से, और डॉक्टरी परामर्श चाहे जाके करें, 3 महीने पे, फिर 7वें महीने, 5वें महीने पे एक अल्ट्रासाउंड कराना है, जिसमें बच्चे का पूरा सब कुछ देखा जाता है कि सारे ऑर्गन्स ठीक से बने हैं। फिर 7वें महीने पे और फिर 9वें महीने में। बस अगर सब कुछ ठीक है और कोई और मेजर कंप्लेंट नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, तो इन 4 बार में आप जाएं। अदरवाइज घर से ही बैठ के डॉक्टर से आजकल तो टेलीफोन पर ही परामर्श लिया जा सकता है। कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी स्कीम्स शुरू की हैं, जिससे आप घर से ही परामर्श कर सकती हैं, जिससे कि आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस भी बहुत कम तो आपको हॉस्पिटल जाने की भी जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने जो योजनाएं शुरू की हैं वो मैं जरूर बताना चाहूंगी। एक है सुरक्षित मातृत्व अभियान, जिसके तहत हर 9 तारीख को, हर महीने की 9 तारीख को गर्भवती महिला की जांच होती है, जो आसपास के सब सेंटर में वो जांच होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। तो वहाँ महिलाएं जा सकती है, और महिलाओं में कोई भी जोखिम वाली बीमारी देख करके उसको आगे की तरफ रेफर किया जाता है। तो वो महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है, स्पेशली आर्थिक स्थिति कमजोर वाली महिलाओं के लिए बहुत जरूरी। महीने की 9 तारीख गर्भवती महिलाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आप जा सकती हैं, पूरी जांच करवा सकती हैं, और हमारी सरकार की तरफ से किस तरह की पहल की जा रही है इस पर हम हमारे विशेषज्ञ से विस्तृत जानकारी हासिल करेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान, और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। आपकी जीवन शैली,
और जीने के अंदाज को टटोलता कार्यक्रम, जहां हर दर्द के हमदर्द होते हैं हम और पूछते हैं आपसे, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम, कैसे हैं आप? रविवार सुबह 10:05 पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं कोरोना वायरस में प्रेगनेंसी। जी हाँ, किस तरह से हमारी गर्भवती महिलाएं अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखते हुए अपने होने वाले बच्चे को भी स्वस्थ रख सकती हैं, इस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। आपके पास कोई भी सवाल है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। दो बड़े विशेषज्ञ इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जो आपके सवालों के जवाब आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ बता दें आपको, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजस्थान से। रमेश जी ने हमें कॉल किया है, आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो मैम। नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैम मेरी उम्र है 18 साल जी। मैं इसे जानना चाहता हूँ कि मैंने बचपन में, हमारे बचपन से है ना, हमारे घर पर भैंस है। हाँ? तो मैं खाता पीता भी हूँ, तो तभी में मैं बहुत पतला हूँ। जी, आपका जो वजन है वो काफी नहीं बढ़ रहा है? हाँ मैम, और मैं वैसे मोटा भी नहीं दिखता हूँ, मेरी हड्डी दिखती है वैसे। जी बिल्कुल। वैसे तो आज हम यहाँ पर गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन एक साधारण सी जो आप यहाँ पर सलाह देना चाहें दोनों ही डॉक्टर से मैं पूछना चाहूंगी कि वजन अच्छा रहे, स्वस्थ रहे। ये 18 वर्ष के हैं तो इस पर क्या कहेंगे? अगर आप 18 वर्ष के हैं और आप स्वस्थ हैं, आपको कोई तरह की परेशानी नहीं है, तो हम ये नहीं सोचते कि आपको मोटापा आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपका वजन कितना बढ़ा हुआ है। हर आदमी की अपना तरीका होता है। किसी का वजन बहुत जल्दी बढ़ जाता है, किसी का वजन कम बढ़ता है। हर एक इंसान की शरीर की बनावट अलग होती है। मगर अगर खून की कमी है, किसी तरह की बीमारी है, ब्लड प्रेशर है या थायराइड की परेशानी है, तो आपको डॉक्टर से संपर्क जरूर करना चाहिए। जी बिल्कुल। और एक बार कैल्शियम और विटामिन डी आप ले सकते हैं थोड़ी हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए। डॉक्टर पिकी, आप ये बताइए, आपको कुछ काम करने में दिक्कत होती है? आप पढ़ाई कर रहे हैं या किसी काम में लगे हुए हैं? लगता है इनसे संपर्क टूट गया है। अगर आप अपना काम अच्छे से कर पा रहे हैं, उसमें आपको थकावट नहीं लग रही है, तो अच्छा ही है। आपका वजन अगर ज्यादा नहीं है, आप अपना खान पान अच्छा रखें, कैल्शियम खाएं और डॉक्टर को एक बार जरूर दिखा लें कि आपका हीमोग्लोबिन ठीक है या नहीं, थायराइड ठीक है या नहीं, और ब्लड शुगर वगैरह ठीक है या नहीं। अगर ये सब तकलीफें आपको नहीं है तो आप निश्चिंत रहिए और अपने खान पान में ध्यान दीजिए और एक्सरसाइज करते रहिए। जी, तो यहाँ पर व्यायाम करना बेहद ज़रूरी है और ज़्यादा यहाँ पर परेशानी की कोई बड़ी बात नहीं है। आइए इसके साथ बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर पिकी, आपने जिक्र किया कि गर्भवती महिलाओं को समय समय पर एक अल्ट्रासाउंड के लिए तो जाना ही पड़ता है हॉस्पिटल। हम अगर बात करते हैं, जैसे इस समय की बात करें तो मना किया जा रहा है कि आप हॉस्पिटल्स ना जाएं, बाहर ना निकलें, तो इस समय अस्पतालों में किस तरह की व्यवस्थाएँ हैं खासतौर पर हमारी गर्भवती महिलाओं के लिए? एक तो अब क्या हो रहा है, अस्पताल में स्टैगरिंग की जा रही है। स्टैगरिंग मतलब कि देखा जा रहा है कि एक तो लाइन में खड़े होने के लिए करीब 1 मीटर की दूरी पे गोले बना रखे हैं जिसमें मरीज अपना ध्यान रखते हैं ताकि सामाजिक दूरी बनी रहे, पास ना रहे, सोशल डिस्टेंसिंग रहे। उसके अलावा जो भी मरीज अस्पताल में आ रहा है, अगर वो मास्क पहन के नहीं आ रहे हैं तो उनको मास्क दिया जा रहा है। साथ में सैनिटाइजर पास में बहुत सारी जगहों पे उपलब्ध कराए गए हैं जिससे कि वो अपना हैंड हाइजीन करें। मैं इस समय फिर से बताना चाहूंगी कि हैंड हाइजीन, हाथों को साफ करना बहुत ही जरूरी है। सैनिटाइजर से अच्छा है अगर आपके पास सुविधा है तो पानी से और साबुन से अपना हाथ धोएं। हाथ धोने के कुछ स्टेप्स हैं जिसको आप ध्यान से देखें। इसको हमारी गवर्नमेंट ने सुमन के नाम से प्रचलित किया है। सुमन मतलब सामने, यू मीन्स ऊपर, फिर एम मीन्स मुट्ठी,
उसके बाद मुट्ठियों को साफ करें। ए मीन्स उंगली, एन मीन्स नेल्स साफ करें, उंगली मीन्स ऐसे साफ करें, और के मीन्स कलाई। तो इस तरह आप 20 सेकंड के लिए कम से कम 5-5 बार या 10-10 बार ये रिपीट करें, जिससे आपके हाथों की पूरी सरफेस साफ हो जाए। उसके अलावा जब आप डॉक्टर के पास बैठ रहे हैं, पहले हमारे अस्पतालों में बहुत भीड़ होती थी, आजकल एक गार्ड खड़ी होती है जो कि सिर्फ एक महिला को अंदर जाने दे रही है। और हमने मरीज को दोबारा अपने पास बुलाने के लिए कम से कम 2 महीने की हम दवाइयां दे रहे हैं, जिससे अगर उनको कोई तकलीफ नहीं है तो वो घर पे बैठ के अपनी दवाई खाएं। और जैसा मैं पहले बता चुकी हूँ, टेलीमेडिसिन ऑलरेडी अवेलेबल है। तो हमारी गर्भवती महिलाओं के मन में काफी तरह की आशंकाएं थी कि हॉस्पिटल जाएं तो कैसे जाएं, जो काफी हद तक आपने यहाँ पर दूर कर दी हैं। तो देखिए, अस्पतालों में भी कई तरह की व्यवस्थाएं हैं आपको स्वस्थ और सुरक्षित बनाए रखने के लिए। जब जरूरत है तभी आप अस्पतालों का रुख कर सकती हैं। बढ़ते हैं आगे। कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। गुंजन जी ने हमें कॉल किया है, आइए जान ले क्या है उनका सवाल। हेलो जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? जी मैम, मेरी बेटी है 2 महीने की। जी और वो दूध ऊपरी मैं पिलाती हूँ, मेरा दूध नहीं होता है। ये लैक्टोजीन जो दूध आता है बच्चे को पिलाते हैं तो उससे गैस प्रॉब्लम ज्यादा होती है। जी और जी डॉक्टर सुमन, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? छोटे बच्चे में जैसे ही बच्चा दूध पीता है, उसको एक गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लक्स होता है, उसके कारण बच्चे में पेट का थोड़ा दर्द शुरू होता है और बच्चा स्टूल पास कर देता है, तो और गैस निकलती है। इसलिए लोगों को लगता है कि बच्चे को गैस ज़्यादा बन रही है। और बच्चा जब भी दूध पीता है तो उसको हमें बर्क कराना होता है, डकार निकालनी होती है। अगर हम ये नहीं निकालते तब भी लगता है बच्चे को गैस ज़्यादा बन रही है। अगर आप लैक्टोजन दे रहे हैं तो लैक्टोजन एक तरह से सेफ़ है और मदर फॉर्मूला पे ही बना है। मदर मिल्क हमेशा सबसे अच्छा मिल्क है, मगर अगर नहीं है तो लैक्टोजन दे सकते हैं। इम्पॉर्टेंट है कि आप उसको सब चीज़ें बॉयल करके, सैनिटाइज करके प्रॉपरली उसके बॉटल को, सब चीज़ों को बॉयल करके उसमें बच्चे को दूध दीजिए। और दूध गर्म करके उसको ठंडा करें, ये नहीं कि दूध फ्रिज में रख दिया और फिर लाके बच्चे को दे दिया, वो बस ध्यान रखें। और फिर भी अगर आपको लगता है कि गैस बन रही है, कोई परेशानी है, तो फिर बच्चे के डॉक्टर से संपर्क करें। जी बिल्कुल। लेकिन जैसे इन्होंने कहा कि इन्हें समस्या है कि दूध नहीं बन रहा है, लेकिन ऐसे में हम आमतौर पर यही सलाह देते हैं कि महिलाओं को स्तनपान ही कराना चाहिए, बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो डॉक्टर पिकी, आपसे जानना चाहेंगे कि बच्चे का जन्म हुआ, माँ को अगर कोरोना हो गया तो ऐसे में ब्रेस्ट फीडिंग किस प्रकार की करवाई जा सकती है? अगर माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, कोलोस्ट्रम जो शुरू का दूध होता है वो बच्चे को बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। तो सारी दुनिया के डॉक्टर्स ने रिसर्च करके ये कंक्लूजन निकाला है कि बच्चे को माँ का दूध देना ही देना है। अगर माँ को कोरोना है तो वो अपना दूध एक्सप्रेस करके निकाल के अलग से अपने साबुन से हाथ धोकर और मास्क पहन के बच्चे को दूध पिला सकती है, या अपना दूध निकाल के या तो अपने हाथ से गर्म तौलिया रख के जब ब्रेस्ट सॉफ्ट हो जाए उससे दूध निकाले, या ब्रेस्ट पंप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रेस्ट पंप को अच्छी तरह धो के और उससे ब्रेस्ट पंप से दूध निकाल के जो भी उनके हस्बैंड, उनके पति या उनकी सास या बहन जो भी बच्चे को देख रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं, वो बच्चे को जरूर दूध दे। माँ का दूध बच्चे के लिए अमृत के समान है। तो ये तो चाहे कोरोना हो चाहे ना हो, और ये जो महिला ने अभी फोन किया था जिनको लग रहा है उनका दूध पूरा नहीं हो रहा, अगर वो बार बार बच्चे को छाती से लगाएंगी तो कई बार दूध ठीक निकलने लगता है। और वो इस समय अपने खान पान का बहुत ध्यान रखें और दूध ज्यादा लें। तो उससे कई बार माँ को हमेशा लगता है बच्चा शायद भूखा है, मेरा दूध पूरा नहीं हो रहा, लेकिन एक बार डॉक्टर को दिखाएं। और बच्चे का अगर वजन बढ़ रहा है तो चिंता ना करें और बच्चे को अपना दूध जरूर दें। जी बिल्कुल। तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो लगातार हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप सब तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे ही हमारे कॉलर्स के जवाब भी पहुंचा रहे हैं। और एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं महाराष्ट्र से, आइए उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो हेलो,
अंजुम जी, इससे लगता है संपर्क टूट गया हमारा। जैसे ही आप फिर से हमें कॉल करेंगी, जैसे ही कनेक्ट होगा, हम आपके सवालों का जवाब ज़रूर आप तक पहुंचाएंगे। और जैसे मैं देख रही हूँ, एक मेल आ गई है मेरे पास यहाँ पर और मैं इसे शामिल करना चाहूँगी। वडोदरा से शुभा कुमारी जी की मेल है और ये लिखती हैं कि उम्र है 30 वर्ष, 2 बार गर्भपात हो चुका है, मिसकैरेज हो चुका है। अब कितने समय के बाद वो फिर से कंसीव कर सकती हैं? क्या कहेंगी डॉक्टर सुमन आप? जनरली हम कहते हैं कि अगर किसी का गर्भपात हुआ है और हमें कारण नहीं पता है, तो हम सोचते हैं कि कोई भी इन्फेक्शन हुआ है और इन्फेक्शन को बॉडी से जाने में 1.5 महीना से 3 महीना लगता है। और तब तक जिस गर्भपात के दौरान जो कमी हो जाती है महिला में, वो भी पूरी हो जाती है। इसलिए 1.5 महीना के बाद या प्रेफरेबली 3 मंथ्स के बाद हम बोलते हैं कि आप नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान कर सकती हैं। मगर चूंकि आपको 2 बार गर्भपात हो गया है, तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप वहाँ पे लोकल गायनोकोलॉजिस्ट से मिल लें और ये जानने की कोशिश करें कि इसका कारण क्या था, ताकि अगली प्रेगनेंसी में उसके कारण को शुरू से ट्रीट किया जाए और आपको ऐसी परेशानी का सामना दोबारा ना करना पड़े। जी बिल्कुल। तो शुभा कुमारी जी, आपका जो सवाल था उसका जवाब हमारे विशेषज्ञ ने आप तक पहुंचा दिया है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर पे कि अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर हम वर्टिकल ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो कौन कौन से ऐसे वायरसेस हैं जो बच्चे को प्रभावित कर सकते हैं जब वो पैदा हो रहा होता है? प्रेगनेंसी के दौरान, गर्भावस्था के दौरान टॉर्च नामक और मलेरिया, ये सब इन्फेक्शंस माँ से बच्चे को जा सकते हैं प्लेसेंटा या ऑलनाल के थ्रू। लेकिन जब बच्चा पैदा हो रहा होता है तो उसको इन्फेक्शन हो सकता है HIV का, हेपेटाइटिस B का, सिफिलिस, ये सारे इन्फेक्शंस होने के उनको ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो अगर माँ का पानी जल्दी छूट जाता है या जल्दी लेबर पेन्स आ जाते हैं, प्री टर्म डिलीवरी हो रही होती है, तो इसका संक्रमण बच्चे के अंदर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। कोरोना होने के चांसेस ड्यूरिंग डिलीवरी या वैसे बहुत कम पाए गए हैं और माँ से बच्चे को गर्भावस्था के दौरान कोरोना वायरस होने के बहुत कम इंसिडेंसेस सामने आए हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन ज़्यादा चांसेस हैं कि बच्चा होने के बाद माँ से बच्चे को इन्फेक्शन लगने के ज़्यादा चांस है। जब वो उसकी केयर कर रही हैं, जब वो उनको दूध पिला रही हैं, तो अगेन वही चीज़ हम बोलेंगे कि मास्क लगाएं, हाथ साफ करें और अगर उन्हें कोरोना है तो बच्चे को अपने से थोड़ा दूर रखें। जी अदिति, जहाँ हम बात कर रहे हैं कि इतने सारे वायरल इन्फेक्शंस बच्चे को, नवजात शिशु को अफेक्ट कर सकते हैं, उसमें मैं जरूर कहना चाहूँगी जो प्रधानमंत्री जी की योजना है मिशन इंद्रधनुष, जिसमें 2 साल तक बच्चे को टीकाकरण निःशुल्क दिया जाता है और हमारे सारे किसान भाइयों और बहनों उसका जरूर से उपयोग कीजिए ताकि हमें एक स्वस्थ समाज मिले, वो बहुत जरूरी है। और दूसरा, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व के अभियान के अंदर ये भी हम बताना चाहेंगे सभी महिलाओं को कि उनको सभी तरीके की दवाइयाँ, जांच, चाहे वो गायनेकोलॉजिस्ट से हो या फिजिशियन से हो, और अल्ट्रासाउंड और बाकी कोई भी जांच हो, इवन खून चढ़ाना अगर है या सर्जरी करनी है, सिजेरियन की ज़रूरत पड़ती है, तो सरकार की तरफ से ये सभी सुविधाएं मुफ्त प्रदान की जाती हैं। एक महिला अगर कहीं गांव में रहती है, उसको हॉस्पिटल जाना है, तो उसके लिए एम्बुलेंस की सुविधा भी सरकार ने उपलब्ध कराई है। महिला जब अस्पताल में या किसी सरकारी केंद्र में भर्ती है, तो उनका खान पान की व्यवस्था भी सरकार ने की है और बच्चा होने के बाद बच्चे की देखरेख भी 1 साल तक गवर्नमेंट ने इसी जननी शिशु सुरक्षा योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराई हुई है। तो आप सभी लोग इस सुविधा का लाभ उठाएं और सभी लोग हॉस्पिटल में डिलीवरी कराएं, जिससे कि बहुत सारे खतरे जो हम सोचते भी नहीं हैं वो हैं जो डिलीवरी के टाइम हो सकते हैं, उनसे आपका बचाव हो सकता है। जी बिल्कुल। तो हमारे प्रधानमंत्री जी की बात करें तो उनके द्वारा ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहल की गई हैं, जिससे एक सुरक्षित राष्ट्र की हम आगे चलकर कल्पना भी कर सकते हैं। और लेकिन ऐसे में भी मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी आप दोनों से ही कि पुरुषों का एक वर्ग अब ये मानता तो ज़रूर है कि महिलाएं किसी से कम नहीं हैं, वो पीछे नहीं हैं, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, लेकिन अभी भी स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी चुनौतियां हैं जिनका सामना उन्हें करना पड़ता है। तो ऐसे में डॉक्टर सुमन आप क्या कहना चाहेंगे? एक लड़की जब जन्म लेती है अदिति, तब से उसे कहा जाता है कि तुम पढ़ाई भी करो मगर साथ में मम्मा के साथ काम भी करो।
फिर बड़ी होती है तो मेंसेस है, उस समय 3 दिन तक घर में अलग रहो। इस तरह से कहीं ना कहीं हम पहले से ही बच्चे को शुरू कर देते हैं कि तुम भाई से अलग हो, तुम भाई के बाद खाना खाओ। फिर शादी होती है तो पति के बाद खाना खाओ। तो इस तरह से वो कहीं ना कहीं अपने आप को पीछे रखना सीख जाती हैं और उनका स्वास्थ्य भी पीछे रह जाता है। तो इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम अपने घर में बेटी को उतना ही दर्जा दें, स्वास्थ्य के मामले में, पढ़ाई के मामले में और हर चीज़ के मामले में जितना हम अपने बेटे को देते हैं। जितने हमारे लिए बेटे जरूरी हैं उतनी ही बेटियां भी जरूरी हैं। और अगर सोचा जाए तो बेटियां ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि बेटियों को आगे चलकर एक जीवन को जन्म देना है और वो राष्ट्र का निर्माण करेगा। इसलिए बेटियों को हमें स्वास्थ्य का उनका ज़्यादा ध्यान रखना है। बट मैं यहाँ ज़्यादा नहीं बोल रही, बट मैं ये कह रही हूँ कि एटलीस्ट हम बराबर तरीके से दोनों को पालें, ताकि उनके जो एक मानसिकता होती है औरत को कि अपने पीछे वो घर में सबका खाना का काम करती हैं, उसके बाद जो बचा हुआ होता है वो खाती हैं। प्रेगनेंसी हो जाती है तो उनमें बहुत सारी डिफिशियंसी होती है, जैसे विटामिन डी हो गई, आयरन डिफिशियंसी हो गई, हीमोग्लोबिन कम हो गया, क्योंकि वो बहुत पहले से बचा हुआ खाना, कम खाना खाती रही हैं। तो हमें उसी समय से उनको ठीक करना है। अगर एक लड़की शादी के पहले से ही स्वस्थ है तो शादी के बाद जब उसकी प्रेगनेंसी होगी तो वो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देगी। तो इसलिए हमारी तैयारी शुरू से ही शुरू हो जाती है। जब बेटी के जन्म लेते ही यहाँ पर हमें सजग हो जाना चाहिए कि अब हमें इसके स्वास्थ्य का भी ध्यान उसी तरह से रखना है जैसे कि हम अपने परिवार के बाकी सदस्यों का, खासतौर पर अपने बेटों का रख रहे हैं। तभी तो आगे चलकर हम उन्हें भी सुरक्षित रख पाएंगे। जैसे आजकल हम लोग उस योजना में लगे हुए हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जी, बेटी को बचाना भी है, उसे पढ़ाना भी है और उसे जागरूक भी बनाना है। बिल्कुल, इसी के साथ हम भी आगे बढ़ लेते हैं। एक कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, बिहार से पंकज जी ने हमें कॉल किया है, उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? जी बोल रहे हैं सर, मेरे एक दीदी हैं, बड़ी दीदी, उनकी जो है ना पैर बहुत सूज गया है और चलने उलने में थोड़ा दर्द करता है और थोड़ा माथा उथा धैले रहता है। वो गर्भवती है वो? जी प्रेग्नेंट हैं, 7 मंथ हो गया है। 7 मंथ हो चुके हैं, 7वां महीना चल रहा है। पैरों में सूजन वगैरह काफी रहती है, डॉक्टर पिकी क्या कहेंगे ऐसे तो में? पैरों में सूजन एक तो नॉर्मल तरीके से भी होती है प्रेगनेंसी में, लेकिन अगर ज्यादा सूजन है तो उसके कई कारण हो सकते हैं। या तो उनके अंदर खून की कमी हो सकती है, प्रोटीन की मात्रा कम हो सकती है, या ब्लड प्रेशर या किडनी की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो जरूरी है कि इनके खान पान का गर्भावस्था के दौरान सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो माँ अपने लिए और अपने बच्चे को स्वस्थ रखने के लिए कर सकती है वह उसका खान पान है। तो अपने खान पान का बहुत ध्यान रखें। कोरोना टाइम पे हम देख रहे हैं अस्पतालों में जो महिलाएं आ रही हैं उनके अंदर अनीमिया बहुत ज्यादा देखा गया है, उनके पैर सूजे हुए हैं, चेहरा सूजा हुआ है, आंखों के चारों ओर स्वेलिंग है। तो उन लोगों को आयरन कैल्शियम लेना बहुत जरूरी है। आयरन की कमी के कारण, अनीमिया के कारण ये हो सकता है। अपने घर के पास जाके डॉक्टर को दिखाएं, ब्लड प्रेशर नपाएं, हीमोग्लोबिन कराएं और अपनी पूरी जांच कराएं। उसके अनुसार जो भी कमी हो उसके दवाई लें और उसका ठीक से निजात करें। जी, और हर महीने की 9 तारीख को वो जाके सेंटर में भी जांच करा सकती है जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और जैसा डॉक्टर पिकी ने कहा कि हर जांच और हर अल्ट्रासाउंड और अगर रक्तचाप ज़्यादा होता है तो ऑपरेशन की जिम्मेदारी, डिलीवरी की जिम्मेदारी आज के दिन सरकार ले रही है, तो उसका भी फायदा उठाएं। जी बिल्कुल। तो सरकार की तरफ से मैं कहना चाहूंगी, सिर्फ माँ को और पेरेंट्स को बच्चे का ध्यान नहीं रखना है। जब महिला बड़ी हो रही है या युवा लड़की है उसको अपना भी ध्यान रखना है और सिर्फ खान पान का ध्यान रखना है। और अभी अगर उसे कोई बीमारी लग रही है, हमारे पास इतनी महिलाएं आती हैं जो अपनी बीमारी को किसी को बताती भी नहीं है और वो सोचती है कि इसे हम छुपा लें। ये चीज नहीं करनी है, अपने घर में डिस्कस करें और डॉक्टर से जरूर मिलें। और अगर अपने स्वास्थ्य पर भी कोई बात आ रही है तो उसको भी जाहिर करना बहुत जरूरी है। देखिए, न केवल आपका परिवार आपका साथ देगा बल्कि हमारे देश की सरकार भी यहाँ पर हमारी जो गर्भवती महिलाएं हैं या फिर कहीं महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए काफी सजग है। और उसके लिए जैसा हमारी दोनों विशेषज्ञों ने जिक्र किया
गया था कि कई तरह की स्कीम से योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन्हीं में से एक है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। तो आइए देखते हैं क्या है जमीनी हकीकत प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की। ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में एक नियम है। इसी नियम से हम और आप सभी जुड़े हुए हैं, क्योंकि ब्रह्मांड और गर्भ दोनों में द्रव्य भी है और ऊर्जा भी है। और जहां इसी नियम के तहत एक वृक्ष करोड़ों बीजों को जन्म दे रहा है, कुछ खिल रहा है तो कुछ मुरझा भी रहा है, वही गर्भ के अंदर इस ब्रह्मांड में भी एक बीज बढ़ रहा है। फेफड़े हवा पी रहे हैं, पेट के अंदर के इस ब्रह्मांड में खून दौड़ रहा है और धीरे धीरे आकार लेता हुआ शिशु का शरीर जन्म लेने के लिए व्याकुल हो रहा है ना कमाल की बात? जी हाँ, यही तो है निरंतर चलने वाला सृष्टि का विकास। सृष्टि यानी माँ। जी हाँ, माँ। इस एक शब्द को सुनने के लिए नारी अपने सारे अस्तित्व को दांव पर लगा देती है। नारी अपने कोरे कुंवारे रूप में जितनी सलोनी दिखती है, उतनी ही सुहानी वो विवाहिता होकर भी लगती है। लेकिन उसका नारीत्व तो तभी संपूर्णता को प्राप्त होता है जब आपार कष्ट के बावजूद वो मां बन जाती है और फिर एक गुदगुदाता जीवन उसके कलेजे से आ लगता है। तब हर्ष से चमकते इनके चेहरे, लाज और लावण्य से दिपदिपाते इनके भाव को किसी भाषा की आवश्यकता नहीं होती। बस आवश्यकता होती है कुछ सावधानियों की, क्योंकि ईश्वर हर जगह नहीं पहुंच सकता, इसलिए उसने कोख दी है और मां बनाई है। जी हाँ, किसी महिला को मां के दर्जे तक पहुंचाने वाले 9 महीने काफी महत्वपूर्ण होते हैं। इन्हीं 9 महीनों के दौरान जहां माता की पेट में शिशु को कोमल नाल के जरिए मां की ही श्वास से श्वास मिलती है, मातृत्व सुरक्षा को भी एक बहुत बड़ा बल मिल रहा है। और ये बल है माँ का भी और उनके बच्चे को खतरनाक बीमारियों से बचाने का भी। आप भी जुड़िए इन स्वस्थ संकल्पों से, क्योंकि आप माँ हैं। क्योंकि माँ है तो बच्चों का किनारा है, माँ है तो पीढ़ियों का जीवन भी निराला है, सबसे ऊंचा और अनमोल। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। तो ये थी मातृत्व व शिशु के जीवन पर आधारित एक जागरूकता भरी रिपोर्ट। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। हमारे कुछ दर्शक हमें मेल भी करते हैं, जैसे हमने एक पहले मेल शामिल की थी। एक और मेल यहाँ पर हमारे पास आ गई है कटिहार बिहार से। कुंज बिहारी जी ने हमें मेल लिखी है। ये लिखते हैं कि मेरी वाइफ का ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन से ही डिलीवरी हुई थी। उनके पेट में सूजन आ गई है और पेट में दर्द भी होता है, इसके लिए कोई उपाय बताइए। डॉक्टर पिकी क्या कहेंगे इस पर? इनका कितना टाइम हो गया है ऑपरेशन हुए और इस बारे में कुछ जिक्र नहीं किया गया है। तो अगर पेट में सूजन आ गई है तो डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। ये मैं जानना चाहूंगी कि क्या टांकों में से थोड़ा मवाद आता है, या बुखार रहता है, या पेट पे लाली है, या पूरा का पूरा पेट में पानी भर गया है, या सूजन लगती है। अगर पेट में ज़्यादा दर्द होता है तो सबसे अच्छा रहेगा कि आप अपने आसपास में जहां ऑपरेशन कराया है वहां पे ज़रूर दिखाएं, क्योंकि इसका मतलब ये हो सकता है कि अंदर कुछ इन्फेक्शन पनप रहा हो और उसके लिए आपको एंटीबायोटिक लेनी पड़ेगी और उससे आप पूरे ठीक हो सकते हैं। बिना देखे इससे ज़्यादा बताया नहीं सकते हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए आपके जो सवाल का जवाब है हमारे विशेषज्ञ ने आप तक पहुंचा दिया है। और एक और मेल हमारे पास आ गई है जोधपुर मंडौर से। जगजीत राणा जी लिखते हैं कि मेरा नवजात शिशु है, 2 दिन से वो नींद में कभी कभी मुंह से सांस लेता है, चौंकता भी है, फिर माँ के दूध पीने के बाद स्थिर हो जाता है। क्या उसे सांस संबंधी परेशानी तो नहीं है? डॉक्टर सुमन क्या कहेंगे आप?
मोस्टली ये होता है कि जब बच्चा छोटा होता है उसका नाक बंद हो जाता है किसी भी माइल्ड इन्फेक्शन से या फिर सर्दी खांसी जुकाम से, उसके कारण वो मुंह से सांस लेता है और बच्चे को भूख लगती है तो वो माँ का दूध पीता है, इस बीच में उसकी थोड़ी नाक खुल जाती है, वो आराम हो जाता है। तो अगर ऐसा लग रहा है कि सर्दी खांसी जुकाम है तो ये बहुत कॉमन चीज़ है, एक बार आप डॉक्टर से मिल लीजिए, वो नाक में डालने की कुछ हल्की फुल्की दवाएं देंगे, धीरे धीरे बच्चे को आराम हो जाएगा। अगर उसके बाद भी बच्चा ठीक नहीं होता है और सांस लेने के लिए वो बार बार मुंह खोलता रहता है, माँ के दूध पीने में भी दिक्कत करता है, उस कंडीशन में हमें लगता है कि इसके लंग में कोई इन्फेक्शन हो गया है और इसको बड़े बीमारी हो सकती है और उसके ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। जी बिल्कुल डॉक्टर पिकी, क्योंकि ये बच्चा अगर माँ का दूध पी के स्टेबल हो जाता है तो लगता नहीं कि इसको कोई खास प्रॉब्लम है। बच्चे कई बार नाक उनकी, जैसे डॉक्टर सुमन ने बताया, छोटी होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो कई बार मुंह से लेते हैं और एकदम से चौंक जाते हैं। ये एक नॉर्मल बात है, लेकिन अगर आपको ज्यादा दिक्कत हो और दूध ना पी पाए तो आप डॉक्टर को दिखाएं। बिल्कुल। तो जगजीत जी, जो समस्या थी आपकी उसका जवाब हमारे विशेषज्ञ, दोनों ही विशेषज्ञों ने आप तक पहुंचा दिया है और ऐसे ही सवालों के जवाब हम आगे भी पहुंचाएंगे। समय कम रह गया है, जल्द से आपको फोन उठाना है, हमारे टोल फ्री नंबर डायल करने हैं। हम जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं कोरोना वायरस में प्रेगनेंसी। जी हाँ, इससे संबंधित आपके पास कोई भी सवाल है, जल्द से अपना फोन उठाइए, हमारे टोल फ्री नंबर आप डायल कर सकते हैं। आपका समय जो है काफी कम रह गया है, हमारे विशेषज्ञ भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपके सवालों के जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे और हम इंतजार कर रहे हैं आपके कॉल्स का। इसी के साथ हम हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर पिकी, जानना चाहेंगे कि शिशु के जन्म से जुड़ी ऐसी कौन सी समस्याएं हो जाती हैं कि उसकी जान तक को खतरा हो सकता है? अदिति, ये जवाब देने से पहले मैं कुछ अच्छी बात बताना चाहूंगी। बिल्कुल, जरूर बताएं। ये देखा गया है कि पिछले 15 सालों में मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो 70% से ज्यादा कम हुआ है। बाकी दुनिया में ये 30-40% कम हुआ है, लेकिन भारत ने इस विषय में बहुत उन्नति की है और 70% से ज्यादा कम हुआ है। दूसरी एक चीज, किशोरों के लिए गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम बनाई है जिसके तहत उनको हर हफ्ते में आयरन फॉलिक एसिड दिया जाता है और उनके पेट में कीड़े हो जाते हैं जिसकी वजह से अनीमिया होता है, उसके लिए साल में 2 बार उन्हें अल्बेंडाजोल की गोली दी जाती है। और हमारी बेटियों के लिए, बच्चियों के लिए पैड्स, सैनिटरी पैड्स भी उपलब्ध किए जा रहे हैं और ICDS प्रोग्राम जो होता था उसके अंतर्गत उन्हें खान पान का भी सुविधा दी जा रही है। तो सरकार की दी हुई ये सारी चीजों का, सुविधाओं का फायदा उठाना चाहिए जिससे कि हमारे माँ और बच्चे दोनों सुरक्षित रहें और हम अपना मोर्टेलिटी रेट और भी ज्यादा कम कर सके। जी बिल्कुल, आपसे इस पे और चर्चा करेंगे, लेकिन एक कॉलर यहाँ पर जुड़ गए हैं, उनका सवाल शामिल कर लेते हैं। मध्य प्रदेश से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं हमारे कॉलर, आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? जी मैम, मेरा सवाल है कि मेरी पहली बार डिलीवरी होनी थी तो वो 6 महीने में होके बच्ची खत्म हो गई थी, तो मुझे जानना है ये कैसे हुआ था और आगे तो नहीं होगा। जी डॉक्टर सुमन, आप कुछ इनसे पूछना चाहेंगी? मेनली जब बच्चा समय से पहले हो जाता है तो उसके बहुत सारे कारण होते हैं, तो वो डॉक्टर, जो भी आप जिस डॉक्टर के संपर्क में थे, तो वो कारण को समझती हैं और उसके अनुसार आपसे डिस्कस करती हैं। बहुत बार बिना किसी कारण के भी यूट्रस का जो मुंह होता है वो खुल जाता है और बच्चा समय से पहले हो जाता है। अगर ये कारण रहता है तो दूसरे प्रेगनेंसी होने पे 3-4 महीना में नीचे टाँके लगा दिए जाते हैं
जिससे कि बच्चे का यूट्रस का मुंह 6 महीने पर ना खुले और बच्चा पूरे समय जा कर के डिलीवर हो सके। अब आप जानना चाहती हैं कि क्या कारण था, वो कहना एक इसमें बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए पूरी हिस्ट्री लेनी पड़ती है और पूरी चीज़ें समझनी पड़ती है। उसके लिए बेहतर होगा कि आप एक डॉक्टर के पास जाएं, अपने सारे पेपर्स लेके पहले वाले और उनके सारे क्वेश्चन का जवाब दें, ताकि वो आपको बता सकें कि ये क्या कारण था जिससे आपका बच्चा 6 मंथ्स पे ही हो गया। और अगली डिलीवरी के लिए आपको बहुत ध्यान रखना है और आपको जल्दी ही, जैसे ही प्रेगनेंसी कंफर्म होती है, अपने को डॉक्टर को दिखाना है। एक अल्ट्रासाउंड किया जा सकता है जिसमें देखा जा सकता है कि बच्चेदानी का मुंह खुला तो नहीं हुआ, और फिर अगर वो खुला है तो उस पर टाँका लगाया जा सकता है, या अगर आपको कोई इन्फेक्शन है तो उसकी रोकथाम भी पहले की जा सकती है। तो बहुत ज़रूरी है कि अगली बार प्रेगनेंसी कंफर्म होने पे आप फौरन अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और एक डॉक्टर की सलाह लें। जी बिल्कुल। तो आपको क्या करना है अंतिम जी, हमारे विशेषज्ञ ने, दोनों ही विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। इसके साथ हम बढ़ते हैं आगे, एक मेल शामिल कर लेते हैं। छपरा से मनोहर दुबे जी का ये मेल है और इन्होंने लिखा है कि यदि मुझे वायरस हुआ है तो क्या गर्भस्थ शिशु पर भी इसका असर होगा? मतलब महिला को हुआ है या उनके हस्बैंड को हुआ है? अगर इनके हस्बैंड को आप दोनों ही पहलुओं में बता देते हैं। जैसे कि अगर उनके हस्बैंड को इन्फेक्शन हुआ है और उनकी वाइफ साथ रह रही हैं, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि गर्भवती महिला को भी इन्फेक्शन हो सकता है जी। लेकिन हम पहले भी बता चुके हैं, अगर माँ को इन्फेक्शन है तो बच्चे को इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ही कम है। 14 दिन तक वो घर में रहकर अपनी जाँच कराकर, अगर उनको कोई विशेष सिम्टम नहीं है, सांस की दिक्कत, खांसी, बुखार, ज्यादा दिक्कत नहीं है, तो घर में रहकर अपना खान पान का ध्यान रखकर वो अपना टेस्ट दोबारा करा सकती हैं। और ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। डिलीवरी अस्पताल में आराम से हो सकती है, सुरक्षित यहाँ पर रह सकते हैं। बिल्कुल। इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगी, बताएं कि अगर उनको इन्फेक्शन है तो वो अपने आप को अपनी वाइफ से 14 दिन के लिए अलग रखें जी। और इस बीच में वाइफ को किसी भी तरह का सिम्टम्स होने पे उसका टेस्ट जरूर करवाएं। बिल्कुल, ये तमाम बातें हैं जो आपको जरूर ध्यान में रखनी है। देखिएगा कि आपकी गर्भावस्था जो है वो बहुत ही आसानी से बीत जाएगी और आप एक स्वस्थ शिशु को जन्म देने में बिल्कुल सफल हो पाएंगी। तो दोस्तों बता दें कि मातृत्व सुरक्षा के मायने केवल माताओं की सुरक्षा नहीं बल्कि शिशुओं की भी सुरक्षा है। ऐसे में आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। महत्वपूर्ण जानकारियां, जागरूकता भरी जानकारियां आपने सभी दर्शकों के साथ साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। धन्यवाद। तो दोस्तों ये तो था हमारा आज का कार्यक्रम। साथ ही आपको बता दें कि पिछले सप्ताह भी स्वस्थ किसान कार्यक्रम में हमारे पास बहुत सारी मेल्स आई हैं, जिसमें हम यहाँ पर जिक्र करना चाहेंगे कि कोलकाता से राकेश कुमार जी ने लिखा है कि उन्हें कान से कम सुनाई देता है, डॉक्टर ने इन्फेक्शन की दवाई दी है लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ है। एक और मेल आई है हमारे पास कि राजस्थान से 17 साल के केशव लिखते हैं कि उनकी आंखों की जो रोशनी है वो काफी कम हो गई है। और साथ ही 30 साल की कुमारी ज्योति ने कानपुर से हमें मेल भेजा है कि उन्हें डिप्रेशन और तनाव बना रहता है, इसके लिए वो क्या करें। हम आप सभी को बता दें कि हम जल्द से ही आपकी जो भी समस्याएं हैं विशेषज्ञों के समक्ष रखेंगे, उनके समाधान को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे, जिसकी सूचना आपको कार्यक्रम से 2 दिन पूर्व टीवी के माध्यम से जरूर मिल जाएगी। आप हमें बेझिझक लिख सकते हैं, मेल कर सकते हैं। आप हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है डीडी किसान, कमरा नंबर 7, दूसरी मंजिल, केंद्रीय कार्यक्रम निर्माण केंद्र, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। ये तो हो गया हमारा पता। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं, हमारी ईमेल आईडी आप नोट कर सकते हैं। swasthkisan@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है, जिस पर आप मेल कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले सप्ताह मुलाकात होगी, तब तक आप स्वस्थ रहिए, मंगल रहिए, दूरदर्शन किसान देखते रहिए। नमस्कार।